हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम अब अल्डिहाइड कीटोन्स को खत्म करते हुए बढ़ चले हैं किसकी ओर? बढ़ चले हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन के रिगार्डिंग जो जो भी हमारे पास में टॉपिक्स अवेलेबल थे, चाहे वो आपके पास में हो कौन से पॉइंट से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, वो सारा हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक, अब देखो, अब जो हमारे पास में आता है पॉइंट पढ़ने वाला वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, सिर्फ इतने में गाड़ी खत्म नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स भी पढ़ने रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो इसका जरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये होता क्या है। ये देखो, COOH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी क्या है, ध्यान रखना, ये जो आपके पास इतना पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? कार्बोनाइल कहलाता है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइल कहलाता है। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल दोनों को मिला के क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोनाइल का क्या लिया? कार्बो, और हाइड्रोक्साइल का क्या लिया? ऑक्साइल। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो कंपाउंड बनता है हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, इसको जरा पेन को हम लोग थिकनेस बढ़ा देते हैं, थिकनेस बढ़ा के हम लोग लिखते हैं। तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है ये ऐसा 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 और ऐसा, तो यहां पर इसके लिए यूज किया गया कार्बो। और इसके अलावा जो OH है उसमें से क्या लिया हम लोगों ने? ऑक्साइल लिया। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कहानी होती है। एसिड क्यों? क्योंकि यहां से क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। पर साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। अभी आगे आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर मैंने बनाया है। सॉरी, डेडिकेटेड चैप्टर बोल रहा हूं, डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बनाया है, जिसके अंदर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की गई है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्यों कम होती है, बाकी कौन कौन होते हैं जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को कंटेन करते हैं, ये सारी बातें वहां बना के रखी हुई है हमने। ठीक है, चलिए अभी पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को दो ग्रुप में बांटा हुआ है। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। अब बहुत आसान सा है, एलिफेटिक में क्या होते हैं हमारे पास? सॉरी, ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर एक दे के रखा हुआ है CH3COOH, या फिर यह हो सकता है CH3CH2CO और H। तो ये क्या हो गए? एलिफेटिक। वहीं जब भी एरोमेटिक की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है? अराइल कहा जाता है। ध्यान रखना, एरोमेटिक को क्या कहा गया है? अराइल। और इस वाले ग्रुप को क्या कहा गया है हमारे पास में? अल्काइल कहा गया है। क्यों? ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्काइल को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्काइल को। और जब कभी भी बेंजीन भी अल्काइल की तरह बिहेव करने लग जाए, एक हाइड्रोजन कम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? अराइल। ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा मेरे पास में सॉरी, बेंजीन C6H5, जिसमें क्या आ जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा हमारे पास में? बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास में फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम है, अभी बात करेंगे हम लोग कॉमन नेम और IUPAC दोनों के रिगार्डिंग, इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम अगली स्लाइड्स पर जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगली कहानी। अगली जो चीज हमारे पास में है वो है यहां पे कि इनका बिहेवियर कैसा होता है, या इनके अंदर कौन कौन से डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक, जरा समझना, C12 से C18, मतलब ये कार्बन की चेन है। C12 से C18 वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड चेन होती है,
उसको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर मैंने पहले ही वहां पे कंप्लीट बना के रखा हुआ है, उसमें याद करो मैंने वहां पर बताया था कि ऐसी 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 लंबी 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 चेन होती है जिसके कोने पर क्या लगा होता है, एक इकलौता COOH लगा हुआ रहता है। तो यहां पर उसी फैटी एसिड की बात की गई है सॉरी, उसी फैटी एसिड की बात की गई है जिसमें लंबी कार्बन चेन के साथ क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा। अब अगर आप बात करते हो सर यहां पे जो इनके डेरिवेटिव्स है वो क्या है, तो जरा समझिएगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक, तो हमारे पास में जो टारगेटेड एरिया होता है ना वो ये हाइड्रोक्सी होता है। अब अगर आप यहां बात करते हो कि इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है यहां पे कि अगर आपने हाइड्रोक्सी हटाया उसकी जगह लगाया अल्कोक्सी, अल्कोक्सी ग्रुप मतलब क्या, अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। जब कभी भी आपके पास CnH2n+1 और इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो और इतना पूरा एक ग्रुप बना दो, तो यह क्या कहलाता है, अल्कोक्सी कहलाता है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा CH3O या फिर C2H5O, कुछ ऐसा, तो ये क्या कहलाता है, यहां पर ये वाला ग्रुप तो कहलाता है मेरे पास में मिथॉक्सी और ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है आपके पास में इथॉक्सी। तो अब सिचुएशन बड़ी आसान है, इस OH ग्रुप को हटाया और उसकी जगह पर लगाया RC डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ में क्या है, ये देखो अल्कोक्सी है ना, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया OR डैश से, कुछ अलग से कोई अल्काइल ग्रुप होगा इस वजह से OR डैश से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या बना, ये बना है ईस्टर, ध्यान रखिएगा ये क्या बना है आपके पास में, ईस्टर बन गया। सिचुएशन नंबर 1 ये वाली हो गई क्लियर, क्लियर हो गई बात, बड़ा आसान था। ईस्टर फॉर्मेशन क्या करना है, OH को हटाओ OR को लेकर आओ, तो वो क्या बन जाएगा, ईस्टर। अब जरा स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो, अब बात करते हैं यहां पर पॉइंट नंबर 2 की, जो कि क्या है हमारे पास में अमाइड ग्रुप है। अब जरा वो भी समझते हैं, ठीक है, देखना जरा। सेकंड वाला जो अमाइड ग्रुप है वो क्या बोलता है, NH2, इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है, इसको बोला जाता है अमाइन बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या कहलाता है, अमाइन बोला जाता है। पर जैसे ही यही ग्रुप आपके पास यहां जुड़ेगा तो इसको अब यहां पर क्या बोल देते हैं, अब इसको यहां पर बोलते हैं अमाइड ग्रुप। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हुआ, NH2 तो हम अमाइन बोलते थे, अब आपने सर अमाइड क्यों लिख दिया। बड़ा ही आसान है, देखो अगर NH2 अकेला होता ऐसा ही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो अमाइन होता। पर इस NH2 ने क्या करा, इस NH2 ने इस OH नेगेटिव को रिप्लेस करा है, ठीक है। ध्यान रखना इस NH2 ने किसको रिप्लेस करके रखा हुआ है, OH नेगेटिव को। तो जब कभी भी कोई नेगेटिव आयन की बात की जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, तो जब भी आपको पता चल जाए कि किसी ग्रुप ऑफ एटम में नेगेटिविटी प्रेजेंट है तो उसको कॉमन नेम में क्या कर दिया जाता है, IDE बना दिया जाता है। क्लियर हो गई बात, क्या बोल के रखा हुआ है कि जब कभी भी किसी ग्रुप ऑफ एटम्स में आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है तो उनको क्या कर दिया जाता है, IDE बना दिया जाता है। इसीलिए जब ये अमाइन था तो तब क्या है, ये सिर्फ NH2 है, पर यही NH2 जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया है, अमाइड रख दिया गया, ठीक है, इजी। अब देखो अगला सिचुएशन नंबर 3 जो बता के रखी हुई है वो एसिड क्लोराइड बता के रखी हुई है। ये तो और आसान है, करना क्या है, OH हटाओ और उसकी जगह Cl लगाओ, ठीक है। इसका नाम क्या लिख के रखा हुआ है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एसिड क्लोराइड।
या इसको एक और नाम से जानते हैं असाइल, इस नाम से भी जानते हैं, कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा असाइल ग्रुप के नाम से। एसिड क्लोराइड क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड काम ही हमारे पास में वो एसिड वाला है, और उसके बाद में आपने क्या लगा दिया, Cl, और Cl किसको रिप्लेस करके आया है, OH नेगेटिव को रिप्लेस करके आया। और मैंने क्या बताया था, नेगेटिव रिप्लेसमेंट किसको जनरेट करता है, कॉमन नेम में IDE को जनरेट करता है। ये ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की खासियत क्या होती है कि यहां पे देखो दो कार्बोनिल ग्रुप इस एक ऑक्सीजन लिंकेज से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये कौन सी है, वो ईथर वाली लिंकेज है। ईथर लिंकेज में क्या होता है, ऑक्सीजन दो डिफरेंट ग्रुप को अपने एक एक हाथों से पकड़कर बैठा हुआ है। तो देखो इस ऑक्सीजन ने इधर वाले कार्बन को भी पकड़ के रखा है और इधर वाले कार्बन को भी पकड़ के रखा हुआ है। तो जो ऐसी सिचुएशन होती वो क्या कहलाती है, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे रिएजेंट में भी ये यूज किया जाने वाला है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ के रखा था पर्किंस रिएक्शन वगैरह में, तो वहां पर भी हमने इस एसिड एनहाइड्राइड का यूज करा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी यहां पर ये देखने को मिलती है कि सपोज अगर आप यहां पर इसको ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप यहां पर इसको ब्रेक डाउन करते हो ना, तो यहां पर सपोज एक ये हिस्सा गया, इधर इलेक्ट्रॉन गया या नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब एसिड एनहाइड्राइड जो होता है ना, यहां पर इस तरह से पोलैरिटी जनरेट करता है, जिस वजह से ये हिस्सा आपको एज अ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और ये क्या मिलेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट के रूप में मिलता है, तो इसका रिएक्शन करवाना ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी और भी जो इनकी रिएक्टिविटी लेवल होता है टुवर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स या फिर रिएक्टेंट रिएजेंट बोला जाए, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एसिड एनहाइड्राइड की बहुत इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब जरा इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखो, अब जरा बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले क्या थोड़ा सा रूल समझ लो। रूल क्या बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आपको रखना है ओइक एसिड जब कभी भी जब COOH को क्या करा जाता है, काउंट किया जाता है कार्बन की चेन में, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड रखना है जब COOH को काउंट नहीं किया जाएगा। अब जरा इसका मतलब समझते हैं होता क्या है। अभी तक आप लोगों ने IUPAC सिस्टम समझ चुके हो। IUPAC सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारे पास में प्रीफिक्स, जो कि क्या होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले होते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं लो प्रायोरिटी वाले। प्रीफिक्स के बाद में आता है हमारे पास में वर्ड रूट। वर्ड रूट जिसको आप लोग मेन चेन के नाम से भी जानते हो, पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हो। तो जो वर्ड रूट होता है इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। कार्बन चेन के अंदर कितने सारे यहां कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर आते हैं, वर्ड रूट में। और लास्ट में क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स भी दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लोग, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जरा समझो, यहीं पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अगर आप बात करते हो यहां प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे, ओके। और अगर आप बात करते हो सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन आते हैं, यहां पर आएंगे हाई प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएगा, हाई प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप्स,
ठीक है, ये वाली कहानी आती है, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप ये आ जाएगा। अब देखो बस इतना सा ही काम है, और तो कुछ इसमें टेंशन वाली चीज नहीं है। यहां पर इतना सा ही ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग ही आपके पास में सारी कहानी हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 की, COOH को कब काउंट किया जा रहा है और कब COOH को काउंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पे सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 कुछ ऐसी है कि अगर कंपाउंड है मेरे पास में CH3, CH2, CH2 एंड COOH, तो जब आप इसका IUPAC नेम रखने जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इस कार्बन को कर लेते हैं इन्वॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर इसका नाम रखा जाएगा तो ओइक एसिड की कैटेगरी में होगा। कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। पर वहीं अगर मैं सिचुएशन नंबर 2 की बात करता हूं तो देखो यहां क्या होने वाला है। अगर मैं यहां सिचुएशन नंबर 2 पर जाऊं तो हो सकता है कि इस बार जो मेरा मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा बन जाए, CHO, एक सेकेंड, हाँ COH इस तरह से कर दिया, मैं CHO लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। C ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर यहां पर आया CH2, यहां आया CH, यहां आया है COOH, यहां पर आया CH2, यहां पर आएगा मेरे पास में CH2 और यहां पे अगेन आ चुका है CHO। अगर ऐसी सिचुएशन होती है और यहां पर आपसे बोला जाए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करके दिखाओ, तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपको यह मिल जाएगी। और अगर सबसे लंबी कार्बन चेन आपको यह मिल गई तो यहां दोनों अल्डिहाइड ग्रुप तो चेन के अंदर आ गए, पर देखो COOH क्या हो गया, चेन के बाहर निकल गया। तो जब ये COOH इस तरह से चेन के बाहर निकलेगा तो क्या नाम दिया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर आप बोल सकते हो इट माइट बी पॉसिबल आपके पास में ऐसा कोई ग्रुप हो, ठीक है, और इसमें यहां पर आपने COOH ग्रुप को लगा दिया, तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, जो साइक्लोहेक्सेन वाली चेन, साइक्लो वाली जो चेन थी, वो साइक्लो वाली चेन के बाहर कौन आ चुका है, COOH आ चुका है। तो जब जब इस तरह से चेन के बाहर COOH ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नाम क्या रखा जाएगा, उनका नाम रखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर वो चेन के अंदर काउंट होंगे तो उनका नाम क्या रखा जाता है, ओइक एसिड। क्लियर हो गई बात, बड़ा आसान सा है। अब फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगर मैं इनके नाम की बात करता हूं तो जैसे यहां पे नाम रखा गया है, हमें मालूम है दो तरह के नाम होते, कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम के रिगार्डिंग मैंने क्या कहानी बताई थी कि कॉमन नेम को क्या होता है, बस रख दिया जाता है। ठीक है, कॉमन नेम को क्या होता है, बस रख देते हैं उसकी शक्लो सूरत को देख के। तो जैसे HCOOH तो इसका नाम क्या रखा हुआ है, फॉर्मिक एसिड। फिर आपके पास में CH3COOH क्या नाम रखा हुआ है, एसिटिक एसिड। और CH3CH2COOH का नाम क्या रखा है, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम रखा गया है। पर अब जरा देखते हैं इनके IUPAC नेम। ठीक, तो देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, और वो कार्बन के साथ ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो एक कार्बन और उसके साथ ओइक वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथेनोइक एसिड। उसी तरह से अब कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, इथेनोइक एसिड। और अगर आपके पास में तीन कार्बन है तो देखो इधर पे आपका जो कॉमन नेम है और IUPAC नेम है दोनों ही सेम रहने वाला है, तो वो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, क्लियर हो गई बात, बड़ा इजी सा है। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़े आगे हम। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड,
अब कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। यहां कॉमन नेम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जरा समझिएगा उस बात को। पहला COOH सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नाम रखा है? कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड। मोस्ट ऑफ द मोस्ट IMP, बहुत ज्यादा IMP है, ये ध्यान रखो। क्यों IMP है? रीजन बड़ा सिंपल सा होता है इसके IMP होने का, क्योंकि यहां पे आपके पास में इसका बार बार यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी जहां पर आप ऑक्सैलिक एसिड को यूज करने वाले हो, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या पड़ा? कॉमन नेम तो ऑक्सैलिक एसिड। बहुत सारे ऑक्सीजन दिख रहे थे। फिर उसके बाद में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है हमारे पास में? इथ, और उसके साथ में सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो इसलिए इथेन। अब कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे? तो यहां पे कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 2। तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए लिखा डाई, और उनका सफिक्स में नेम क्या लिख दिया? ओइक एसिड। तो नाम क्या बना? इथेन डाइओइक एसिड। क्लियर हो गई बात? इजी था, इथेन डाइओइक एसिड। अब देखो अगला, यह है अगेन इंपॉर्टेंट, सक्सिनिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि कॉमन नेम रखने के लिए आपके पास एक, जो बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर वे नहीं होता, प्रॉपर मैनर नहीं होता, जस्ट इसका नाम कॉमनली हम लोगों ने रख दिया है। तो यहां पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और आजकल क्या करते हैं एग्जामिनेशन में इस बात का बहुत फायदा उठाते हैं। आपको क्या बोल देंगे, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन दे दी और बोल दिया ऑक्सैलिक एसिड के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दो। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि सर ये ऑक्सैलिक एसिड क्या हो गया, सब सिर पकड़ लेंगे, बोले अरे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन क्या ही करेंगे। तो अब वहां पर क्या होगा, अगर उन्होंने ऑक्सैलिक एसिड की जगह इथेन डाइओइक एसिड लिखा होता तो आपको आसान हो जाता, आप स्ट्रक्चर बनाकर देख लोगे कि यहां से वहां से इसको ऐसा ऐसा करके तोड़ जोड़ के कर लेना है, ठीक है। पहले मैं भी यही करता था जब एक्चुअली में 11th क्लास में गया ना, शुरू में जब 11th क्लास में जाते हैं या ऑलमोस्ट आप 10th क्लास की बात कर लो, तो यहां पर क्या होता है, अगर IUPAC नेम दिया जाता है ना, तो आप कम से कम उस आंसर में रिएक्टेंट की जगह उस कंपाउंड को ड्रॉ करके तो लिख देते हो, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है ना वो तो कम से कम लिख ही देते हो। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिलने के चांस तो बन जाते हैं। पर अब प्रॉब्लम तब होती है जब आपको कॉमन नेम दे दिया जाए, कॉमन नेम याद ही नहीं है, तो आप उसका स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, इसी वजह से। तो ये क्या हुआ ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या हुआ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के रिगार्डिंग क्या हुआ है, देखो 4 कार्बन यहां पे चेन में जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे जुड़ा हुआ होगा, यहां पे बना है हमारे पास में COOH, C, इधर बना है OH, डबल बॉन्ड O, इधर चल रहा है मेरे पास CH2, इधर भी चल रहा है CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बना OH। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लीजिए सबसे लंबी कार्बन चेन ये हो गई। नंबरिंग देते हो तो फर्स्ट पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो फॉर दैट रीजन 4 कार्बन की चेन, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या बना ब्यूटेन। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 पे क्या है, ओइक एसिड। कितने ओइक एसिड है, 2 ओइक एसिड, तो नाम क्या रखा 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में अगला मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में कितने कार्बन हैं, 1 2 3। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करा, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चाहे आप इसको 1 दो या इसको 1 दो, आना हमेशा क्या है 1,3 डाइओइक एसिड। पर कॉमन नेम ध्यान रखना, क्या बोला गया है इसको, मेलोनिक एसिड। फिर उसके बाद में क्या है, ग्लूटारिक एसिड। 3 की जगह क्या यूज कर लिया हम लोगों ने, अब यहां 5 कार्बन यूज करें। 5 कार्बन यूज करने पर क्या बन जाएगा, देख लेते हैं वापस, OH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 एंड CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहां बनाया OH, और यहां पर हमने करा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जहां पे टोटल कितने कार्बन आ रहे, 5 कार्बन आ रहे। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा, पेंटेन। पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 5 पे क्या है, ओइक एसिड, और कितने ओइक एसिड है, 2, इसलिए क्या लिखा है 1,5 डाइओइक एसिड। उसी तरह से इसका नाम क्या रखा गया है, ग्लूटारिक एसिड, जो कि कॉमन नेम है। और लास्ट वाला हमारे पास में है एडिपिक एसिड। ये एक्चुअली में आई है,
ठीक है, इसका नाम क्या होता है? एडिपिक एसिड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एडिपिक एसिड में क्या होगा आप देखो, बीच में 1 2 और 4, टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम याद रखो, कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिपिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? एडिपिक एसिड। क्लियर हो गई बात? अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, ये क्या है? ये सारे हैं एलिफेटिक। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका तो बिल्कुल रट्टा मार ही लो, बेंजोइक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी देखा था, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड हम लोग बना रहे थे, बहुत बार काम आने वाला है। बेंजोइक एसिड सिंपल सा है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया? COOH लगा दिया है, तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। पर कृपया इस बात का ध्यान दें कि यहां पे एक तो ये बेंजोइक एसिड जो है, ओइक एसिड होगा तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा है हमारे पास? COOH का। और यहां पर इसी को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बेंजीन अपना अलग है, COOH ग्रुप अपना अलग है। और याद करो, COOH जब अलग होता था तो उसका नाम क्या रखते थे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे? कॉमन नेम आपके पास ये हो जाएगा, IUPAC नेम आपके पास में क्या हो जाएगा? ये इस तरह से कुछ परफॉर्म हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गई बात अपने पास में? तो ये कहानी होती है हमारे पास। अब देखो अगला वाला जो आपके पास में है, यहां पे थैलिक एसिड देके रखा है। थैलिक एसिड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैलिक एसिड में कहानी क्या है? COOH ग्रुप है तो सही, पर बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, तो इस वजह से क्या नाम रखा गया है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? ये हो गया इसका IUPAC नेम, और ये हो गया हमारे पास में कॉमन नेम। क्लियर हो गई बात? इजी है। अब इसका अगला वाला क्या देके रखा है? टर्प थैलिक एसिड। टर्प बोल के रखा गया, और अपन फास्ट बोलते हैं, बढ़िया बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट में, तो हम क्या बोलेंगे? टर्प थैलिक एसिड। तो ये क्या है? टर्प थैलिक एसिड। पोजीशनिंग की बात करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो क्या बना है? बेंजीन में पोजीशन नंबर 1 एंड 4 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप जुड़े हुए हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मेन चेन जो है बेंजीन की उसके बाहर है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर क्या लिखा हुआ है? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इसका IUPAC नेम। और टर्प थैलिक एसिड क्या है? इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इजी है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब चलिए इसे भी कर देते हैं हम लोग इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, यहां पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या बोलता है हमें कि जो आपके पास में रखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जस्ट मिनट, जरा इस पेन को सही कर दिया जाए। ये पेन की हमेशा मेरे साथ में कुछ लड़ाई होती है। ये देखो, यही पेन की मेरे साथ में लड़ाई है कि जब इसको रेड सिलेक्ट करता हूं तो ये ब्लैक हो जाता है, और ये मानता नहीं है इस तरह से। प्रभु आप मान जाइए, क्योंकि अभी वो रेड की जरूरत है, ब्लैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान गए प्रभु। ठीक है, चलिए प्रभु मान गए, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास में बोल के रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एज कंपेयर्ड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब बात करते हैं सर ये ऐसा क्यों होता है? बड़ा ही आसान है, देखो जरा। यहां पे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है। अब यहां बात करी है इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे तो इनमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही। अब अगर बात करता हूं मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, ठीक, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब क्या? जैसे कि यहां रख दिया मैंने अल्डिहाइड, या फिर यहां पर मैंने बना दिया
कीटोन, ठीक है, ओ माय गॉड सॉरी, हाइड्रोजन हटा देता हूं, 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन ये बना दिया। अब यहां क्या होता है ये जो धोखेबाज ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इधर नेगेटिव बनाता है, इधर पॉजिटिव बनाता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो देखो यहां पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी बनी हुई रहती है, और अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी बनी हुई होगी तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आसान सी बात है। पर अब देखो यहां पर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हो तब प्रॉब्लम क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन COH ऐसा देके रखा हुआ है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती जरा समझो, यहां पर वही धोखेबाज ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है तो क्या बना देता है, खुद को ये नेगेटिव बना देता है, जिस वजह से कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिविटी। पर अब यहीं पर चालू होता है असली खेल, क्योंकि यहां रखा हुआ है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, और यही लोन पेयर यहां खेल कर जाएगा। क्या खेल कर जाएगा, देखो यहां पर जैसे इस लोन पेयर को दिखाई देता है कि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही मतलब ये क्या करेगा, ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, और जैसे ही इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सिचुएशन कैसी आई, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, यहां पे H, और इस सिचुएशन पे यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। और जो हमारी मेन कहानी थी कि इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो कैसे उससे बोलोगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बड़ा ही आसान है। अब इसी के रिगार्डिंग ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां से यहां होने पर जो ये सिचुएशन बनी है ये किसकी वजह से बनी, ये सिचुएशन बनी है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, यही होता है ना रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। और हर बार मैंने बोला है कि अगर किसी टॉपिक में रेजोनेंस आ गया दैट मींस वहां पर सारी बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या किसी भी आयन की स्टेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फॉर दैट रीजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां इस कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आ पाया, तो ये अपने ही भाइयों जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के अल्डिहाइड और कीटोन थे उनकी तरह इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाता है। तो बस इतनी सी कहानी होती है, और इसी कहानी का यूज करके आगे हमें इसका प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी होती है। क्लियर हो गई बात, अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब इसे भी कर देता हूं मैं इरेज, और इसको इरेज करने के साथ ही हमारा लेक्चर हो चुका है आज का कंप्लीट। आज हम लोगों ने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखा, उनका नॉमेनक्लेचर, IUPAC, उनके डेरिवेटिव्स, साथ ही साथ में हम लोगों ने यह भी जाना कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो अपने ही जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है। अगर ये सारा कुछ समझ में आ गया तो फटाफट से क्या कर दो, वीडियो को लाइक और कमेंट तो पहली बार में ही कर दो, और अगर वो कर चुके हो तो अगला काम क्या करोगे, फटाफट जाओ magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पे खुद को फटाफट रजिस्टर करो, और रजिस्टर करके जैसे यहां पर क्लास 12th को सिलेक्ट किया गया है तो आपके सामने देख रहे हो जैसे सारे फैकल्टीज यहां पर फ्लैश हो गए जिन्होंने लेक्चर पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं। आपको जस्ट फिर क्या करना पड़ेगा, वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ पे जैसे ही आप यहां क्लिक कर दोगे तो क्लिक करते से ही आपको क्या मिलेगा, आपको ये सारा सिस्टम मिल जाएगा, जहां पे सबसे पहले आप क्या करना, फुल चैप्टर के वीडियोस यहां पर देखो, उसके रिगार्डिंग आप सभी एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करते चले जाओगे। फिर उसके बाद में किस पे बात आएगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के ऊपर। फिर उसके बाद बात आती है वन शॉट रिवीजन, और लास्ट में क्या आने वाला है हमारे पास में, एमसीक्यूज की सीरीज आने वाली है। ठीक, तो बस सॉरी इतना ही करना रहता है।
क्लियर हो गई बात? इतना सब कुछ करने के बाद अगर अभी तक यहां पर बने हुए हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में क्या कर दोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बताया था, मैग्नेट ब्रेन्स क्या होता है, मैग्नेट ब्रेन्स एक रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और आगे की कहानी तो तुम लोगों को मालूम ही होगी कि रिएजेंट का काम क्या होता है। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं हम इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।